हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए, आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित हिंदी साहित्य इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सब पिछली क्लास को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, इस क्लास को भी वैसे ही देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी। हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं भैया, हम ऐसे वैसे विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आज आपका ध्यान और अच्छे से चाहूंगा कि पूरी क्लास पर आपका ध्यान बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, तो आपको संपूर्ण जो चर्चा है, परिचर्चा है, उसका आनंद भी आएगा और उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आपके सामने भी आएंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है आज की क्लास का। बिना किसी देरी के आपको बिल्कुल भी अपना समय है उसको जाया नहीं करना है और सीधा सवालों पर बात करनी है। पहला प्रश्न है आपके लिए, क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? पहला ही प्रश्न है और बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल है कि कौन सी रचना जो है इनमें से चार विकल्पों में से वो व्याकरण ग्रंथ है। यूपी टीजीटी 2013 का ये सवाल है, पहले आ चुका है, आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कीर्ति पताका, चर्यापद और ये जो है सारी रचनाएं, इनमें से आपको आंसर करना है। आप आकलन करते जाइएगा, मैं आपको 2 सेकंड का 3 सेकंड का समय देता हूँ। आंसर दे दिया होगा तो फिर चलिए आगे। इस सवाल का सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और दामोदर दास शर्मा का है ये जो रचना है दामोदर शर्मा की है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दामोदर शर्मा की यह रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ठाकुर की ये रचना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चर्यापद है जो आपकी सबरपा की रचना है। सबरपा सबरपा एक सिद्धों में बहुत बड़े इतिहासकार रहे, साहित्यकार रहे, यूं कह सकते हैं। और कीर्ति पताका और कीर्ति लता जो रचनाएं हैं वो विद्यापति की है, विद्यापति की है। इसलिए आप इस सवाल का सही जवाब जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल चुका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। और ये व्याकरण ग्रंथ है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। बाकी जो है वो इतिहास ग्रंथ है, ध्यान रखना। और ये जो है ये व्याकरण। क्लियर है? आगे बढ़िए। किस कवि को अभिनव देव, अभिनव का मतलब नया और देव का मतलब आप सब जानते हैं जयदेव, अभिनव जयदेव। जयदेव तो खुद एक रचनाकार हुए हैं, आप सब जानते हैं। उनकी रचना का नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद नाम से इनकी एक रचना है जयदेव की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो यह आपको आंसर करना है। नाम से जाना जाता है, किन को जाना जाता है? कि देखिए, यूपी टीजीटी 2013 का ये सवाल है। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप साहित्य इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा आपको गौर तो करनी ही पड़ेगी, इस बात पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। विद्यापति को कहा जाता है, भवभूति को कहा जाता है, नरसिंह मेहता को या रविदास को कहा जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर आपको मिलना चाहिए, और वह है विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को और किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किसको, किनको जाना जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल के। मैथिली भाषा में या मैथिली भाषा में ये लिखते हैं, इसलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। कीर्ति पताका है, कीर्ति लता है, ये इनकी रचना है विद्यापति जी की। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिए। बहुत बेहतरीन किस्म के सवाल हम ले रहे हैं, तो इसलिए आपका ध्यान तो पूरा होना चाहिए और बहुत अच्छे से इस क्लास को आपको लास्ट तक देखनी चाहिए और अपना आकलन भी करना चाहिए। किस कवि को अभिनव जयदेव, ये सवाल तो आ ही गया है, ये सवाल तो फिर से डाल दिया, ये नहीं डालना चाहिए था। विद्यापति इसका आंसर है, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा। इसका आंसर क्या है? विद्यापति इसका आंसर है। तो चलिए, आपके लिए एक बोनस है। और अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये आपको बताना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है?
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो इधर 2013 के ये सवाल है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है। सरहप्पा को नहीं, सरहप्पा को तो हिंदी का पहला कवि माना गया है, हिंदी का पहला कवि माना गया है, और पहला कवि मानने वाले जो है वो है राहुल सांकृत्य, राहुल जी हैं। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। और पुष्पदंत भी जो है वो भी नहीं है, इसके सही जवाब है जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश, अपभ्रंश खड़ी बोली के पहले की जो भाषा है उसको अपभ्रंश कहा गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वयंभू है, स्वयंभू की एक बेहतरीन रचना आपके देखने को मिलती है, पौम चरियु। पौम चरियु ये बेहतरीन रचना है इनकी, पौम चरियु। ये पूछा भी जाता है कि पौम चरियु जो रचना है वो किनकी है, और ये भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र से संबंधित है। भगवान श्री राम की कथा है इसमें, भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये स्वयंभू जो है ये उनकी रचना है, और इन स्वयंभू जी को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और इन्होंने पौम चरियु लिखी, और पौम चरियु लिखे जाने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। ये बात ध्यान रख लोगे कि नहीं रख लोगे, बताओ। थोड़ी विजुअलिटी में दिक्कत आ रही होगी। अभी क्लियरिटी कैसी है मुझे बताना। दो सवाल हमने देख लिए हैं पहले, अभी विजुअलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट वगैरह सब बढ़िया दिख रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार, क्या ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर आ रहा है? एक बार देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए एक बार। यस, हाँ, मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्लास अपलोड करो तो उसके बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, फिर ठीक है। देखो इधर, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पौम चरियु। पौम चरियु में भगवान श्री राम के चरित्र से संबंधित वर्णन मिलता है, और भगवान श्री राम से संबंधित वर्णन मिलने के कारण ही इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? कल तो अमीर खुसरो का पूरा नाम आया था अब्दुल हसन ऐसे करके, है ना, अमीरुद्दीन अमीर खुसरो, ऐसे पूरा नाम पूछा था कल, तो कल की क्लास में। और आज आपको ध्यान रखना है, यूपी टीजीटी 2013 का ये सवाल है कि अमीर खुसरो को और कौन सी संज्ञा दी गई है? तो तूती ए हिंद या तोता ए हिंद, सितारे हिंद और सर हिंद, इनमें से कौन सी उपाधि दी गई है? तो ये इनकी उपाधि है तूती ए हिंद। क्या? तूती, तोता ए हिंद नहीं, तूती ए हिंद। तो ये सही आंसर होगा। देखो तोता ए हिंद भी है यहाँ पर, आपको कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन ऐसा ये नहीं करना है। ठीक है, तोता ए हिंद नहीं है, तूती ए हिंद है इसका सही जवाब। और सितारे हिंद जो है वो राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है सितारे हिंद। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सितारे हिंद की उपाधि जो है किनको दी गई थी? राजा शिव प्रसाद सिंह को। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न ये देखो, अगला प्रश्न है कि सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का संबंध किससे है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं। 2011 टीजीटी में पूछा गया सवाल है। सिद्ध साहित्य से है, रासो काव्य से है, नाथ साहित्य से या जैन साहित्य से है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो सारे के सारे आपके साहित्य के रूप हैं ये आदिकालीन साहित्य के रूप है। किसके हैं? आदिकालीन साहित्य के रूप है। आदिकाल में किस किस प्रकार का जो रासो है वो चला, तो रासो साहित्य चला, फिर सिद्ध चला, फिर नाथ चला, फिर जैन चला, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और सबसे पुराना जो इनमें से है वह कौन सा है? वह है आपका रासो साहित्य। कौन सा है? रासो साहित्य। लेकिन क्या इसका ये जवाब सही है? ना, इसका सही जवाब है सिद्ध साहित्य, क्योंकि सरहप्पा जो थे वो सिद्धों में शुमार होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिद्धों की संख्या जो है वो 84 होती है।
84 सिद्ध होते हैं, नाथों की संख्या 9 होती है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। योगिनियों की संख्या 64 होती है और भैरव की संख्या 52 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है और जो आपके पुराण है उनकी संख्या 18 है। ये मोटी बातें हैं, ये एकदम कॉमन सेंस की बातें हैं। ये जो है ये लोकाचार की बातें हैं, ये तो आपको पता होंगी ही होंगी, लेकिन इतनी इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि सिद्ध 84 हुए और नाथ 9 हुए, नाथ 9 हुए। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य का संबंध है किन से? सरहप्पा जी से। सरहप्पा को पहला कवि हिंदी का स्वीकार करने वाले व्यक्ति का नाम राहुल जी है, मतलब राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल है उसको क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल का नाम क्या क्या रखा है इन्होंने? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम रखा है आदिकाल का। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार काव्य कौन सा है? श्रृंगार काव्य जिसमें श्रृंगारिक पुट मिलता है आपको, वहां बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये सबके सब आदिकालीन ग्रंथ हैं और इन सब ग्रंथों के आधार पर ही जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होते हैं, अगर थोड़ा सा आप डीप जाना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं आपको, इन सब ग्रंथों के आधार पर, ये सब के सब रासो ग्रंथ है, ये सुनो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रासो ग्रंथों के आधार पर, 12 रासो ग्रंथों के आधार पर ही जो आदिकाल है उसका नाम क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। वीर गाथा काल रखा। तो वीर गाथा काल नाम किसने रखा? पहला प्रश्न तो ये बनता है। वीर गाथा काल नाम रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और वो किस आधार पर रखा? क्या लॉजिक दिया उसके पीछे? उसके पीछे ये तथ्य दिया कि भैया इस समय जो रचनाएं हुई हैं या इस समय जो इतिहास लिखा गया है, इस समय की जो रचनाएं हैं वो वीर रस से परिपूरित है या वीर रस की उनमें प्रधानता है। इस वजह से इस समय जो है वो सिर्फ वीर काव्य ही लिखे गए, इसलिए इस काल का नाम ज्यादा तर्कसंगत क्या देना चाहिए? तर्कसंगत रूप से क्या देना चाहिए? वीर गाथा काल कहना चाहिए इस समय को, जो प्रारंभिक काल है हिंदी का उसको। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 3 जो रचनाएं हैं वो इसकी अपेक्षा ज्यादा वीर रस से भरी है। कौन से रस से भरी है? वीर रस से भरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रसों की संख्या आज की डेट में दोस्तों 11 है। कुल मिलाकर के काव्य शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि रस कितने हैं, तो आपको 9 रस नहीं बताने हैं, अब आपको रसों की संख्या 11 बतानी है। इधर देखिएगा, बीसल देव रासो जो है इसमें वीर रस है, मगर इसमें श्रृंगार का भी जो है पुट देखने को मिलता है। तो ये श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं कि इसमें वीर रस की कहीं भी कोई बात नहीं होती, वीर रस भी है इसमें, मगर इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता देखने को मिलती है। इसलिए इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ये बीसल देव रासो होगा। और अगली रचना जो है, रचना के रचनाकार बताना है आपको। तो भविष्यत कहा, है ना? भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा, तो ये भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। स्वयंभी की जो स्वयंभू है आपके, वो पोयम पौन चरियु रचना का नाम है, और ये थोड़ी देर पहले ही हमने इस रचना के बारे में पढ़ा और स्वयंभू के बारे में पढ़ा। इनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, सरहप्पा आप जानते हैं हिंदी के प्रथम कवि माने जा रहे हैं, और किसके अनुसार माने जा रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार माने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है मेरे दोस्त मधुकर कवि। ऑप्शन डी पर चले जाओ, सीधे सीधे मधुकर कवि है, और इसका सही जवाब यही होगा, मधुकर कवि। तो यहाँ पर मधुकर कवि भी है, और जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है वो उन 12 ग्रंथों में शामिल है। उन 12 ग्रंथों में शामिल है। कौन से 12 ग्रंथों में शामिल है? जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबा ने
जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहा, उन रचनाओं में यह भी शामिल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया। ये कितने देर से हम इसी प्रश्न को रिपीट करते जा रहे हैं। ये प्रश्न जब आपके आता है तो देखो आया भी है 2004 में, टीजीटी में पूछा गया, यूपी टीजीटी में ये सवाल पूछा गया है। तो आपको जरूर इस प्रश्न पर बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए कि पुष्पदंत को, हेमचंद्र को और सरहप्पा को या विद्यापति को माना है, तो आपको आंसर क्या करना चाहिए था, आपको आंसर करना चाहिए था सरहप्पा को माना है। ठीक है, सरहप्पा को ही माना है। पहला जो कवि है हिंदी का राहुल जी ने, राहुल जी का मतलब ये कोई और राहुल जी नहीं है, ये राहुल सांकृत्यायन की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राहुल सांकृत्यायन की ही बात हो रही है। और अगले प्रश्न पर आइए, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है, पूरन भगत की नहीं है, विद्यापति की नहीं है। विद्यापति जी की एक रचना का नाम है विद्यापति के गीत, विद्यापति के गीत। तो ये ऐसी रचना तो पूछा जाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें खुद नाम आ रहा है, तो फिर आपसे क्यों पूछा जाएगा? ऐसा सवाल तो नहीं पूछेंगे कम से कम कि विद्यापति के गीत किसकी रचना है ना। कभी कभी उल्टा भी होता है, मगर नाम किसी के नाम से हो और उसके रचनाकार कोई और होते हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो कबीर की रचना है, ठीक है ना। कबीर ग्रंथावली कबीर की रचना नहीं है, ऐसा तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर विद्यापति के गीत नाम से रचना जो है वो विद्यापति की है, और उसकी पंक्तियां भी बड़ी फेमस हुई है इस रचना की। हालात कन्हैया जो है वो अमीर खुसरो की एक रचना का नाम है, अमीर खुसरो की एक रचना का नाम है। ये वही अमीर खुसरो है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है यहाँ पर आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ समकालीन रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन रहे हैं। और इन अमीर खुसरो की एक बहुत ही फेमस जो है पंक्तियां आप कह सकते हो, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, जो औलिया जी की मृत्यु से शोक संतृप्त होकर के इन्होंने एक पंक्ति कही, और वो बड़ी चर्चा में और बड़ी ही प्रसिद्ध हुई, और बाद में भी जाकर के इनकी ये पंक्तियां जन सामान्य का हृदय का हार बन गई। तो इस पंक्ति को आप सुनेंगे कि ये अपने गुरु की जो है गुरु की शोक सभा में बैठ करके ये बात कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर तन पर डारे केस, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप, गोरी सोवे सेज पर तन पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। इसका तात्पर्य तो आप कहने मात्र से ही समझ गए होंगे। इनकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं थी, भाषा बहुत ही सुगम भाषा या आम बोलचाल की भाषा में ये लिखते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब मेरे जो गुरु हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ उजाला, मुझे यहाँ कोई प्रकाश की ओर ले जाने वाला नहीं है। इसलिए खुसरो अब अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ अब अंधकार ही अंधकार है, मतलब ज्ञान का प्रकाश कौन मुझे दिखाएगा। तो कहा कि गोरी सोवे सेज पर तन पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। कितनी बेहतरीन पंक्तियां हैं, ये आता भी है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये अमीर खुसरो वही अमीर खुसरो है जो कृष्ण प्रेमी भी थे, जो कृष्ण प्रेमी भी थे, और इसीलिए उन्होंने कहा हालात कन्हैया, हालात कन्हैया इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है। फिर देखिए आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही। आदिकाल में मैंने कहा ना, जो वीर रस के ग्रंथ थे उनकी प्रधानता रही। लेकिन यहां पर मैं आंसर क्या करूं, क्योंकि दोनों ही यहां पर दिए गए हैं, वीर ग्रंथ, साखी और रासो और सूफी। सूफी ग्रंथों की वजह से तो नहीं कहा गया, बिल्कुल सही बात है। सूफी ग्रंथों में तो प्यार, प्रेम, मोहब्बत की बात होती है, ठीक है जी। और यहां पर देखिए रासो ग्रंथों में, बिल्कुल रासो ग्रंथ जो है वो वीर रस से परिपूरित है, या वीर रस उनमें देखने को मिलता है। वीर रस प्रधान है इन ग्रंथों में, वीर रस की प्रधानता है। साखी कबीर जी की रचनाओं का एक प्रकार है, साखी, सबद और रमेनी, रमेनी ये कबीर जी की रचनाओं का एक प्रकार है। और कबीर जी की इन सभी रचनाओं को एक साथ मिलाकर आप कहते हो बीजक। क्या कहते हो? बीजक, ठीक है। रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है कबीरदास जी की। तो ये बात
खारिज कर दो आप। ये रासो ठीक है, अच्छी बात है, रासो में वीर रस का जो है वो प्राधान्य रहा, मगर फिर भी अब जब आपको ये विकल्प मिलता है वीर ग्रंथ, तो वीर ग्रंथ में तो फिर रासो ग्रंथ भी शामिल हो जाते हैं, हाँ या ना? वीर ग्रंथ में तो रासो ग्रंथ भी शामिल हो जाते हैं। अब दिल्ली में भारत शामिल नहीं होता, भारत में दिल्ली शामिल हो जाती है। आप समझो इस बात को, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये वाली बात है, वीर ग्रंथों में कौन शामिल हो जाते हैं? रासो ग्रंथ भी शामिल हो जाते, मगर रासो ग्रंथों में सारे वीर ग्रंथ शामिल नहीं होते। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सही आंसर इसका मैं क्या लगाऊंगा सर? अगर मेरे सामने यही प्रश्न हुआ और इसका आंसर मुझे करना है तो मैं क्या लगाऊं इसका सही आंसर? सही उत्तर लगाओगे वीर ग्रंथ। वीर ग्रंथों के आधार पर या इनकी प्रधानता की वजह से ही आदिकाल इनकी प्रधानता की वजह से ही, वीर ग्रंथों की प्रधानता की वजह से ही आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा। और एक आदमी हुए जिन्होंने वीर काल कहा, क्या कहा? वीर काल कहा। एक आदमी हुए जिन्होंने बीज वपन काल कहा। तो बहुत सारे नाम मिले आदिकाल को। आगे बढ़ते हैं, ये आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य में। इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी एक रचना थी जो इतिहास ग्रंथ माना जाता है इनका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1942, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। 1942 में इनकी वो रचना आती है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन किस्म का है। लिखा है कि निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ लेखक है, रचनाकार है, और एक तरफ रचना है, उनको मिलाना है आप। मगर यहां पर एक बात की आपको थोड़ा सा एक बात समझनी पड़ेगी कि इधर लेखक 4 हैं और इधर रचनाएं 5 हैं। अब इनमें से कोई एक रचना तो रह ही जाएगी। लेखक तो 4 ही है ना हमारे पास। बहुत बढ़िया, तो मिलाते हैं हम। देखिए, विजय सेन सूरी की रचना का नाम रेवंत गिरिराज, बिल्कुल सही बात है। और नरपति नाले की रचना का नाम आपका बीसल देव रासो है, बिल्कुल ठीक है। इस रचना से मैं इसको मैच कर देता हूँ। शालिभद्र शूरी की जो रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास है किसकी? शालिभद्र शूरी की। और कवियासगु जो है, कवियासगु की रचना का नाम चंदन बाला रास है। कवि आसगु की रचना का नाम चंदन बाला रास है। नरपति नाले की जो रचना है उसका नाम बीसल देव रासो है। विजय सेन सूरी की जो रचना है, विजय सेन सूरी की जो रचना है वो रेवंत गिरी रास है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना था। इसके लिए सवाल ये देखो, ये तो है सिर्फ मैच करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके आगे के वो जो है उत्तर कैसे निकालना है वो तो आपको आगे मिलता, और वो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको कैसे मिलता। देखो ऐसे मिलता दोस्तों, जैसे आपके सामने ये आ गया है और इनको मैच कराना है, तो ए के सामने कौन होता? ए के सामने होता 1, सही बात है। फिर बी के सामने कौन होता? बी के सामने होता 3, सही बात है ना। नरपति नाले का संबंध किससे है? बीसल देव रासो से है। शालिभद्र शूरी यानी सी के सामने कौन होता? सी के सामने होता आपका 2, सी के सामने 2। और डी के सामने कौन होता दोस्तों? डी के सामने होता 4। और ये 5वीं रचना जो है ये बच जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई कवि आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो अगर हमें ये ऑप्शन में मिलता तो हम यही उत्तर चुनते। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताओ। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने ही कौन जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो माने जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। और सर्वप्रथम रचना करने वाले व्यक्ति भी तो कौन है? अमीर खुसरो ही है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाद में जाकर के खड़ी बोली को भारतेंदु हरिश्चंद्र खूब जबरदस्त तरीके से अपनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग आप सब जानते हैं, आधुनिक जो युग है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, उसका पहला ही युग है भारतेंदु काल। कौन सा? भारतेंदु काल। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाद में द्विवेदी काल आता है, फिर छायावाद आता है, फिर
बाद में हिंदी का विकास होता रहता है। उस प्रकार से आपको कहना है कि सबसे पहले जो खड़ी बोली में रचना करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला प्रश्न ये रहा कि आला खंड, आला जो है एक राग का प्रकार भी है। आला राग में आदमी बहुत ऊंची आवाज में गाते हैं, ठीक है। आला राग में जब कोई गाता है तो बहुत ऊंची आवाज में गाया जाता है। और ये आला खंड किसका दूसरा नाम है? तो यहां पर कहोगे परमाल दासों का दूसरा नाम है। आला खंड दूसरा किसका नाम है? परमाल दासों का नाम है। बड़ा सिंपल सवाल था, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 में पूछा गया सवाल है ना। हाँ, कितनी जबरदस्त जो है प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है। मैं कोशिश यह करता हूं कि आपको बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं किया जाए और आपको जबरदस्त तरीके से मैक्सिमम सवाल हल कराने का प्रयास किया जाए। साथ में अच्छी जानकारी, आपको जो साहित्य इतिहास की जानकारी रखते हैं, थोड़े से धीर गंभीर विद्यार्थी हैं और जो वास्तविक रूप से कॉम्पिटिटर हैं या कॉम्पिटिशन में उतर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्लास है। बाकी सब विद्यार्थी जो सिर्फ ऊपरी पढ़ना चाहते हैं या फिर वे विद्यार्थी जो सिर्फ मात्र घर वालों को ये कहने के लिए पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें आप, तो वो देख करके 1 मिनट के बाद में अपनी जो भी क्लास देखनी है उनको आप, मैं सब जानते हो, आप भी जानते हो कौन सी क्लास आप देखते हो, तो वो उनके लिए तो ये क्लास है नहीं भैया। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का रस चूसना चाहते हैं या रस प्राप्त करना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य में अपनी रुचि रखते हैं, तभी इस क्लास को आप चलाइएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, राहुल सांकृत्यायन बोधगान और दुहा राहुल सांकृत्यायन का नहीं, सूर्यकांत शास्त्री का नहीं, प्रबोध चंद बागची का नहीं है, हरप्रसाद शास्त्री जी का है। तो ये रचना जो है ये किसकी बताओगे? बोधगान और दुहा। दुहा को आप दोहा भी कह सकते हो, दोहा भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और इसका संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका संपादन किया है दोस्तों। चलिए, तो आज हमारे लिए इतने ही प्रश्नों का जो है संग्रह है। और क्लास कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और आप सब विद्यार्थी जिस तरह से प्यार प्रेम लुटा रहे हो, लुटाते रहिएगा, हम है ना यार समेटने के लिए। और हमारे किसी भी चीज में आपको कमी नजर आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। कोशिश ये करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए और बहुत अच्छी चीजें आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपका जो लेवल है उसमें आपको अंदाजा भी लगे कि मैं कहाँ हूँ, और उसमें आपको कम से कम ये भी लगे कि मैं यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और खास क्लास के साथ, तब तक आप इजाजत दीजिए, नमस्कार।